ठीक है, चलो, होप कि सब लोग ने बढ़िया से पेपर बनाया होगा। तो लेट्स डिस्कस टुडेस डाउट डिस्कशन और सॉरी पेपर डिस्कशन मीडियम मैथ सेक्शन से। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो, तो मैं क्वेश्चंस उठाता रहता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं ना। मीडियम मैथ है सर, मीडियम मैथ है, क्या बात है, सही है, बढ़िया। बाकी लोग सर कुछ बोलेंगे, अपना फीडबैक देंगे क्या है पेपर, मीडियम, इजी, हार्ड? सब लोग मीडियम कह रहे हैं आप सर, बढ़िया, ठीक है, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बेटा, बढ़िया। ठीक है, पहला क्वेश्चन सर डिस्कस करना है हमको। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकंड। अच्छा, हम सर डिस्कस कैसे करेंगे, पहले एक बार ग्लांस देख लेते हैं, एक वन ग्लांस में कैसा पेपर हमको अपियर हो रहा है, हम कितने क्वेश्चंस निकाल सकते हैं वन ग्लांस में। ठीक है, पहला क्वेश्चन सीम्स टू बी इजी एट फर्स्ट साइट, लेट्स सी, है ना। दूसरा क्वेश्चन को मैं इतने सारे ऑप्शन देख के मैं एज एन एवरेज स्टूडेंट अगर देखूं तो मैं, ठीक है, इसको मैं नहीं छू रहा अभी, है ना। थर्ड क्वेश्चन सर फॉर्मूला बेस्ड है, मिनिमम डेविएशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, एकदम दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कुछ गिवन है ना। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, लेंदी दिख रहा है, कोई बात नहीं सर। पांचवा क्वेश्चन भी मुझे पता है कि एस्केप वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला सर, रूट ओवर 2gm/r, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं हम। छठा क्वेश्चन नहीं पता सर, मान लो, आसान आसान क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ काउंट करवा रहा हूँ बस। सातवां क्वेश्चन सर, ये आपको दिख रहा है सर, ये डायोड लगा हुआ है, इसे हम जीना डायोड कहते हैं, है ना। जीना डायोड से क्वेश्चन आता ही आता है सर, है ना। लास्ट टेस्ट में भी शायद इससे क्वेश्चन आया था, जितना मेरे को याद आ रहा है। एट क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए ग्लांस में तो कुछ तो मतलब पूछ रहा है अलग तरीके से, मैं इसको नहीं छू रहा अभी, चलो, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन थर्मो का लिख रहा है, आसान दिख रहा है, इसको बना सकते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। दो, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, दिस वन, दिस वन इज द इजिएस्ट, इजिएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेस्ट इज 18 क्वेश्चन सर, ठीक है। थर्मो का ये वाला क्वेश्चन भी आसान है अगर थ्योरी पता है तो सर। एंड दिस क्वेश्चन, तो अगर मैं एक ग्लांस में काउंट करूं तो 25वां, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, मतलब अगर जितना मुझे याद आ रहा है सर, इससे प्रीवियस टेस्ट में मैंने एक ग्लांस में जब काउंट किया था तो 7 से 8 क्वेश्चंस मैंने काउंट किए थे। अभी जब मैं काउंट कर रहा हूँ तो सर 12 क्वेश्चन के आसपास मैं एक ग्लांस में मतलब सॉल्व कर सकता हूँ, आसान अपियर हो रहे हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, सही बात है सर। 12 क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट हाफ पेपर, है ना। 25 का फिजिक्स का हाफ मार्क्स मान के चलो, है ना। 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मतलब आसान है सर, आप बना सकते हो। किसी ने 15 अटेम्प्ट किया तो दैट इज वेरी गुड अटेम्प्ट, 15, 16, 17 भी अटेम्प्ट किया तो वेरी गुड अटेम्प्ट बोलूंगा मैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सर डिस्कस करते हैं। A body starts from rest and moves with a uniform acceleration. Let me just in this, ठीक है, स्टार्ट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके सर। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, u इक्वल्स टू 0 है, एवरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकंड इज x1। तो सर डिस्टेंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो सिंपल से एक ही फॉर्मूला है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिकॉज हमको u तो गिवन 0 है। s इक्वल्स टू सर हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, और दिस इज गिवन एज x1 हाफ a t स्क्वायर, फर्स्ट 2 सेकंड मतलब कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर आपका कितना आ रहा है x1 की वैल्यू, 2a आ रही है सर, है ना। फिर बोल रहा है एंड इन द नेक्स्ट 2 सेकंड, इन द नेक्स्ट 2 सेकंड मतलब का क्या होना चाहिए सर, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, मान लो यहाँ से t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ है, x इक्वल टू 0 पे खड़ा है, तो पहले 2 सेकंड में यहाँ पहुंचा सर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड बोले तो पूरा टोटल 4 सेकंड में कितना चला इसकी बात कर रहा है। तो x2 मतलब कितना हो गया सर, है ना। क्योंकि मैं जो भी लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में इनिशियल टाइम से लगा रहा हूँ जब इनिशियली रेस्ट पे था। टोटल कितना होगा सर टाइम, ये हो गया हाफ, 4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा सर 16, ये आ जाएगा अपने पास कितना, 8, ये आ गया अपने पास 8a के फॉर्म में दूसरा डिस्टेंस, मतलब नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड नेक्स्ट 2 सेकंड में इसने 8 ट्रेवल कर लिया। अब बोल रहे देन x1 एंड x2 आर रिलेटेड एस, तो सर अगर मैं टोटल देखूं, टोटल कितना ट्रेवल किया होगा, तो टोटल कितना ट्रेवल किया होगा इसके बताओ, इसके बीच में कितना ट्रेवल किया होगा, x1 प्लस x2, है ना। ये सर x1 डिस्टेंस है,
ये x1 डिस्टेंस है और ये x2 डिस्टेंस है, इनके बीच में क्या रिलेशन सर? तो x2 माइनस x1 क्या टोटल होगा सर? मतलब बेसिकली इन टाइम गैप के बीच में इसने कितना ट्रेवल किया अगर मैं देखूं तो कैसे निकालूंगा सर? x2 x1 का रिलेशन कैसे निकालूंगा? एनी आइडिया बताओ, क्या कर सकता हूँ सर मैं? बताओ सर क्या कर सकते हैं हम? जनता जवाब जवाब आपसे चाहता हूँ मैं, बताओ क्या कर सकता हूँ सर? मैं तो निकाल दिया यहाँ तक, क्या किया आप लोगों ने थोड़ा बताना मुझे, क्या सर करना ये पड़ेगा? 8a आएगा तो x1 प्लस x2 आया, तो यहाँ से x2 आ जाएगा हमारे पास 6 है, और फिर वो से डी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, ये x2 बेटा क्या है एक्चुअली में? टोटल है ना? ये x2 क्या है? टोटल है। हाँ जी, यही कह रहे हो तुम, है ना? नो सर, मतलब ये x1 प्लस x2 टोटल 8a आएगा। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। x1 प्लस x2, ये जो टोटल है, ये जो कह रहे हो ये 8 आ रहा है ना, ये कह रहे हो? हाँ, ये टोटल 4 सेकंड में 8 चल रहा है। अब अपने को x2 निकालना है कितना चला है, और x2 x1 का रिलेशन निकालना है। x1 हमारे पास कितना है सर? 2a आया है। और हम ये जो x2 है हमने सिर्फ टोटल नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए निकाला है, हमको नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए निकालने की बात कर रहा है। तो मान लो मैं इसको x2 टैच बोल रहा हूँ अभी के लिए, तो यहाँ से अगर x2 निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी 6 से। तो अगर मैं x1 बाय x2 का रिलेशन पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 2a/6 से, इज इक्वल टू आ रहा है x1 1/3, 3 टाइम्स x1 = x2। कुछ आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन है क्या इसका आंसर? आई डोंट नो क्या आंसर है, डी ऑप्शन ही होगा सर। ठीक है, अच्छा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है सर, थर्ड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ये वाला बना होगा आप लोगों से, सभी ने बनाया होगा। क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रेस फॉर मोनोक्रोमेटिक वेव इस इतना म्यू गिवन है सर, है ना? एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल आर इज गिवन फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन पता है आप लोग को? एक फॉर्मुला, स्टैंडर्ड फॉर्मुला मुझे पता है सर, बट मिनिमम डेविएशन होता क्या है किसी को पता है क्या? एनीवन? सर जो इंसिडेंट रे इमरजेंट रे के बराबर हो। अच्छा, और बताओ, सही कह रहा है? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जन। वेरी गुड, ठीक है, ये होता है। तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मुला है क्या? अगर मैं आपके सामने लिखूं कुछ इस तरीके से, इस स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला वाला ही क्वेश्चन है सर। ये वाला फॉर्मुला कहीं देखा है सर आपने? ए इज प्रिज्म एंगल, मिनिमम डेविएशन म्यू, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो साफ साफ यहाँ से अपने को आंसर मिल सकता है सर, है ना? सही बात है क्या? ये लगा के आया होगा आंसर, सबने बनाया? ये रिलेशन भी पता है अपने को सर, फ्रॉम प्रिज्म के रिलेशन से। अगर यहाँ से हम म्यू वैल्यू पता है और अपने को रिफ्रैक्टिव एंगल पता है, और आपने जस्ट बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट रे होता है, तभी हमको एंगल ऑफ सॉरी क्या मिलता है अपने को? मिनिमम डेविएशन मिलता है ना सर? ये दोनों रिलेशन यूज करके हम निकाल देंगे आराम से। सर ने निकाल लिया होगा सर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर, ये क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। मैं सर जो फर्स्ट ग्लांस में पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उस पे पहले अपन अटैक कर रहे हैं ना। द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज VES इफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ फॉर अ प्लैनेट whose radius is 4 times and density is 9 times that the earth, then what? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या सर? क्या होता है? एनीवन इन द क्लासरूम वुड लाइक टू टेल एस्केप वेलोसिटी? सर रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। अंडर अंडर रूट जी में 2gm/r। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अब बोल रहा है सर, हाँ सही बोल रहा हूँ। इफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट whose radius is 4 times and density is 9 times, मान लो कोई प्लैनेट है, इसका रेडियस जो है कितना बोल रहा है? 4 टाइम्स ऑफ R1 है, एंड डेंसिटी इज कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ अर्थ। 9 टाइम्स ऑफ अर्थ, मान लो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, 9 टाइम्स ऑफ अर्थ, है ना? डेंसिटी ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, मान लो कुछ ऐसा गिवन है। अब सर मास वास के बारे में कुछ नहीं बोला, डेंसिटी डायरेक्टली बोल दिया है, तो वी कैन सिंपली रिलेट डेंसिटी एंड मास। डेंसिटी इक्वल टू होता है सर मास बाय वॉल्यूम, स्पेरिकल सब चीज है। तो डेंसिटी को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 πr3, ये हो गया मास ऑफ अर्थ।
ठीक है, मान लो ये एस्केप वेलोसिटी है अर्थ के लिए। सिमिलरली हम लिखेंगे एस्केप वेलोसिटी फॉर दिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा √2 gm ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन r ऑफ दैट प्लैनेट विच इज r2। यस सर, सही बात है। हमने सर मास को रिप्लेस कर दिया इस टर्म में बिकॉज हमको मास के बारे में कोई उसने बात नहीं की थी, डेंसिटी के बारे में बात की थी, तो हम डेंसिटी का यूज करेंगे, कितने टाइम से रिलेशन को डालेंगे। तो शायद इसमें आंसर ऐसे पुट एंड सॉल्व वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ बताने की नहीं है बात। आई होप कि सब लोग ने सॉल्व कर लिया होगा सर, कि मैं सॉल्व करके बताऊं सर आपको, जैसा आप बोलो। बोलो सर, सब लोगों ने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन? तो मास की जगह रख दूंगा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये सब चीज तो कांस्टेंट है, तो ये रो ये हो जाएगा, सर जी भी तो आया। हाँ जी भी आएगा, जी तो कट जाएगा दोनों से, ठीक है। ये इसका आ जाएगा कितना डेंसिटी बोल रहा है, 9 टाइम्स रो टू 4/3 पाई r क्यूब बाई r। और कुछ बोल रहा है, मास भी तो बोला है, 4 टाइम्स है ना मास उसका, 4m, ठीक। तो इसको हटा देंगे, यहां से आ जाएगा v escape 1 बाई v escape 2। बन गया वो क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन पे आते हैं सर, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जीनर डायट तो क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आया था, कि जितना एज फार एज आई हैव रिमेम्बर कि आया था क्लास में क्वेश्चन, जितना मेरे को याद आ रहा है कि लास्ट टेस्ट में आया था। सब लोग थम्स अप कर रहे हैं, मतलब आया था, हाँ सही बात आया था। जीनर डायोड सर बेसिकली काम करता है ब्रेक डाउन के ऊपर, सभी को पता होगा जीनर डायोड वर्क्स ऑन द रिवर्स पोलैरिटी, एंड ये सर ब्रेक डाउन होने पे ही अपना कलाकारी दिखाता है ना। जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक ये अपने कलाकारी जो इसका मेन फंक्शन है वो नहीं कर सकता ये, है ना। अगर मैं देखूं सर, ये जीनर जो है एक तरीके से लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, एंड जीनर का एक ही फंक्शन है सर, एक ही फंक्शन नहीं बहुत सारे फंक्शन है, बट जनरली वो एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं हम, आपको अच्छे से पता होगा। मतलब ये लोड, मान लो कोई आपका फ्रिज है या एसी है, या आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपने घर पे लगाया है, उसका लोड रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम जीनर लगा के एक तरीके से हम उस अप्लायंस को, उस डिवाइस को हम सेफ गार्ड करते हैं, ताकि जो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है उस वोल्टेज को लेवल को क्रॉस ना कर जाए, जिससे हमारे डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंसेस को डैमेज हो जाए। तो ये एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर एक्ट करता है जीनर, और इसका काम करने का तरीका होता है रिवर्स पोलैरिटी पे, और जब ये ब्रेक डाउन होता है तभी सब कुछ काम करता है सर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा सर, यू नो कि इस जीनर का दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो ये इसके अक्रॉस 6 वोल्ट ही मेंटेन करेगा, सबको पता है। दोनों लगे हुए पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा सर, 6 वोल्ट। अगर मैं सर लोड से करंट देखूं, मैक्सिमम कितना करंट पास होने दे सकता है जीनर डायोड, तो वी कैन वेरी इजिली राइट दिस एज 6 वोल्ट तो गिवन है ना, आई पता नहीं, लोड गिवन है 1 किलो ओम गिवन है सर, है ना, 10⁻³ गिवन है। तो हमारे पास एक तरीके से 6 मिली एम्पियर का करंट आ गया अपने लोड में, है ना, 6 एम्पियर का करंट आ गया लोड पे। अब सर अगर ये 30 वोल्ट है, तो इसको मैं 0 कह दूं कोई दिक्कत वाली बात है, इसको मैं 30 कह दूं कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी सर, सही बात है। ये आपने इसको 6 वोल्ट बोला है, तो ये भी सर 0 होगा, ये कितना होगा सर, 6 वोल्ट होगा क्या, देख लो तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर इस आर के एंड्स में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया, एक तरफ 30 एक तरफ 6, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर यू कैन वेरी इजीली से दैट 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस आर के अक्रॉस। मुझे ये आर की वैल्यू निकालनी है, मतलब सिंपली अगर मेरे पास करंट कहीं से भी निकल के आ जाए तो ये आर निकालना कोई मामूली, मतलब कोई बड़ी बात तो नहीं है, सिंपल सी मामूली बात है सर। कैसे निकालूंगा सर, इसमें कंडीशन गिवन है करंट इन द डायोड इज 5 टाइम्स करंट इन रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। तो हमने सर अभी निकाला था करंट इन द लोड, निकाला था कितना, 6 मिली एम्पियर। तो डायोड से कितना करंट पास कर रहा होगा सर, 30 मिली एम्पियर का करंट पास कर रहा होगा। यस सर, अगर 30 मिली एम्पियर यहां से जा रहा है और 6 मिली एम्पियर यहां से जा रहा है, एक करंट गया होगा जो दोनों से बटा होगा, तो पक्की बात है टोटल करंट जो सर्किट में गया होगा वो कितना गया होगा सर, आप यू कैन से दैट 30 प्लस 6 गया होगा। यस और नो सर, टोटल करंट इन द सर्किट
30 + 6 क्या होगा यहाँ से, है ना, 1 बढ़ गया 30, 1 गया 6, तो टोटल कितना बैटरी से ड्रॉन हुआ है वो है 36 मिली एम्पियर टोटल हमने ड्रॉ किया है। पक्की बात है सर, यहाँ से 36 मिली एम्पियर गया होगा और एक हिस्सा 30 में बटा होगा, एक हिस्सा 6 में बटा होगा। हाँ जी सर, सही बात है। तो हमने करंट लिख लिया। अब करंट लिख लिया तो सर आर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वही सेम चीज पता है अपने को, 24 वोल्ट होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन हमने करंट लिख लिया 36 मिली एम्पियर, ये आ रहा है मिली एम्पियर -3, तो यहाँ से आंसर आना चाहिए। आया है किसी का आंसर यहाँ से? सर बी आ रहा है। हाँ, बी आंसर आ रहा है, देख लो आराम से, ये आ रहा है 2000/3। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन तो एक बार देख लो, अच्छे से सीख लो कैसे अप्रोच करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर डेफिनेटली जीनर से, अगर जीनर आपकी किस्मत में है, अच्छी रही, तो ऐसे क्वेश्चन ही फंसेंगे एज इट इज, और थोड़ा बहुत मे भी शायद कुछ मॉडिफाई कर दे, लेकिन कैसे सॉल्व किया ये अच्छे से आप देख लो सर। ठीक बात है, आगे चले सर। अच्छा, मैंने आपको सर थर्मोकल रिवाइज कराया था जितना मुझे याद है ना। अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, मैं आप जनता से जवाब चाहता हूँ, सारे बच्चों से जवाब चाहता हूँ सर, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है इसका आंसर? जनता, किसी ने बनाया है सर? कोई आवाज नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, किसी ने नहीं बनाया क्या? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक गैस, ए गैस इन अ कंटेनर ए, मैंने तो ए कर दिया था, ठीक है। ए गैस इन अ कंटेनर ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर गैस इन कंटेनर बी। सर गैसेस डिफरेंट है, वो साफ साफ कह रहा है। ए गैस है, बी गैस है, एक कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर बी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है। ओके सर, थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी में रिवाइज करवाया था, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने से सबसे पहले ही मैंने आपको थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, जितना मुझे याद है सर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम टेम्परेचर पे रहना, और सेम टेम्परेचर पे अगर कोई दो बॉडी होती है इसका मतलब उसे कहते हैं हम आइसोथर्मल तरीके से मान सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन से दैट, ये हमने पता है सर, कोई बड़ी बात तो है नहीं। दोनों का टेम्परेचर सेम बोल रहा है, मान लो ये पी है, वी है, Na है, टी है। वैसे ये पीबी है, वीबी होगा, एनबी होगा, और आर और टीबी होगा। एच टी इक्वल टू टीबी होगा सर, बिकॉज इसने खुद बोला है कि कैसा है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। हाँ जी सर, कोई बात नहीं। उसने एक और बात बोली है, बोथ कंटेन इक्वल मासेस ऑफ टू गैसेस इन रेस्पेक्टिव कंटेनर्स, मतलब मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी, एंड यू कैन सी दैट मोल्स होते हैं सर, मोल्स होते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मोल्स ऑफ द बी इज मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। सर अब मुझे बताओ, दोनों के मासेस सेम बोला है, ठीक है, मासेस सेम बोला है, तो क्या ये ट्रू होगा? यस और नो? ये मासेस सेम बोला है तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है सर, है ना। नहीं ट्रू है क्या? अरे कौन थम्स डाउन कर रहा है यार, क्या दिक्कत है? नहीं ट्रू है ना यार, ऐसे मत करो यार, ठीक है ना, ये लिख सकता हूँ। अब सर मोल्स पे कमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे पास एक ऑप्शन है, दोनों का मोलर मास डिफरेंट होगा, बिकॉज क्या बोल दिया, गैसेस आर डिफरेंट, तो मोलर मास इज एब्सोल्युटली सर, आई एम प्रीटी श्योर कि मोलर मास भी डिफरेंट होगा। तो ये दोनों आपस में अगर इक्वल नहीं है तो पक्की बात है सर मोल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे, है ना। ये अगर आपस में नॉट इक्वल टू 1 है तो ये भी आपस में नॉट इक्वल टू 1 होंगे, मतलब मोल्स इक्वल नहीं है, मोल्स इक्वल नहीं है सर। अब देखो यहाँ पास वी टी ए वी ए, अगर मोल्स इक्वल नहीं है सर तो मुझे एक बात बताओ सर, क्या बोला है विच कैन बी ट्रू? वॉल्यूम पे कमेंट कर सकते हैं हम कुछ? वॉल्यूम पे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सर, टी ए वी ए इक्वल्स टू बचा है अपने पास एन ए, इधर बचा पी बी वी बी इक्वल्स टू एन बी। इफ मैं कोई भी एक ऑप्शन को उठाता हूं, मान लो सी ऑप्शन को उठाता हूं,
कि अगर प्रेशर ए इक्वल टू प्रेशर बी है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी, यस और नो? प्रेशर ए इक्वल टू प्रेशर बी है मान लो, तो पक्की बात है ये 1 हो जाएगी। तो वी ए इक्वल वी बी इक्वल टू एन ए बाई एन बी आ रहा है। बट तुम मुझे एक बात बताओ सर, क्या एन ए बाई एन बी बराबर है इक्वल टू 1 है? क्या एन ए इक्वल टू एन बी था क्या? नहीं है। दिस टर्म विल ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी सर नॉट इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब सर वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी। इट इज डेफिनेटली ट्रू सर इफ पी ए इक्वल टू पी बी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है क्या बात? बिकॉज ये आपस में 1 नहीं है तो वॉल्यूम भी आपस में 1 नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो वॉल्यूम इज नॉट ट्रू। तो एक ही ऑप्शन सर साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर दोनों प्रेशर बराबर हैं तो वॉल्यूम पक्की बात है सर इक्वल नहीं होंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ रही बात समझ में? सब बच्चे नजर में एक नजर में ये मार दिए होंगे सर, लेकिन उसने अगर सिंपली बोला होता कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है और कोई भी बात नहीं की होती, मोल मोल कुछ भी नहीं बोला होता ना, मास वर्क के बारे में कमेंट नहीं किया होता, तो हम सीधा आंख बंद करके ए ऑप्शन मार देते। लेकिन उसने दूसरा पॉइंट भी मेंशन किया, इक्वल मासेस है ऑफ टू गैसेस, ठीक है, और डिफरेंट गैसेस है ऑलरेडी। आ रही बात समझ में? ठीक है। यस सर। क्वेश्चन मैंने 2-3 दफा देख लिया है टेस्ट पेपर्स में, आप लोगों ने भी शायद देख लिया होगा। आप लोगों ने ये देखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंपली आपको क्या निकालना है सर? मास डिफेक्ट निकालना है ना। इक्वल टू होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, या तो हम सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम इंटू 931, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब सर क्या है अल्फा पार्टिकल? हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? रविंदर सिंह बोलो। सर सर 10th वाले में अगर पी ए नॉट इक्वल टू पी बी होता और अब बी ए इक्वल टू बी बी होता तो वो भी सही होता। अच्छा, तुम ऐसे कह रहे हो कि अगर सर पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी होता तो क्या वी ए नॉट इक्वल टू वी बी होता, यही पूछ रहे हो ना? नो सर, ये वॉल्यूम इक्वल होते और वो नॉट इक्वल होते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया क्या पूछ रहे हो। तुम ये पूछ रहे हो कि अगर सर वॉल्यूम इक्वल होता तो क्या प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है, ये पूछ रहे हो, या तो इक्वल होता कि नहीं होता, ये पूछ रहे हो ना? अगर सर देखो हाँ जी सर। वॉल्यूम इक्वल हो जाता, मान लो 1 कर देते, वॉल्यूम इक्वल हो जाता, ठीक है, तो अगेन हम एक तरीके से देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम अगर इक्वल हो जा रहा है सर, तो क्या ये वाला टर्म 1 के बराबर था क्या सर? नहीं था। वॉल्यूम इक्वल हो गया तो अगेन एक चीज रिलेशन मिल गया फिर से कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है? जितना कंडीशन दिया उसके हिसाब से तो ये निकल के आ रही है अभी, ठीक है। अब सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है जरा बताना सर मुझे, क्या होता है अल्फा पार्टिकल? ये होता है कि सर ये होता है फर्स्ट या सेकंड? सर सेकंड। सेकंड ना, ठीक है। तो मास डिफेक्ट अपन आराम से लिख सकते हैं, if neutrons and protons combine to form a new helium nucleus of mass dash, the binding energy, the mass of neutron and proton। अल्फा पार्टिकल में 2 न्यूट्रॉन होता है क्या सर, और 2 प्रोटॉन होता है क्या? सही कह रहे हैं क्या? आंसर नहीं आ रहा? यस सर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको मास की वैल्यू गिवन है इन ए एम यू, एटॉमिक मास यूनिट, तो हम इसको 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन का टोटल मास निकाल लेंगे, दोनों का सम कर लेंगे, टोटल मास कितना आ रहा है। लेकिन जब हीलियम न्यूक्लियस बना तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा सर, मतलब कुछ दोनों में डिफरेंस आएगा इस मास में, और इस दोनों मास को निकालोगे आप सॉल्व करके तो दोनों में डिफेक्ट आएगा, मतलब डिफरेंस इज डिफेक्ट बेसिकली। ये डिफेक्ट को पुट करोगे इस फॉर्मूला में या तो इस फॉर्मूला में, एज इसमें एएमयू का कन्वर्जन ऑलरेडी गिवन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई मास डिफेक्ट विद 931।
हाँ मैंने कुछ बोला नहीं तो कैसे आएगी बेटा वॉइस? ठीक है, आई बात समझ में? तो सॉल्व कर लोगे, इसका डिफेक्ट निकाल के मल्टीप्लाई करना होगा तो आप बाइंडिंग एनर्जी सिंपली लिख सकते हो इस क्वेश्चन का ना। बहुत लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। सही बात है ना, कर लोगे मास डिफेक्ट, क्या मैं करके बताऊं? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पाते हैं सर। प्लीज गिव मी a thumbs up कि how many people have solved this question, 12 number of question. Is that easy, hard? क्या बात है? Almost every student is giving the reaction, मतलब सब लोगों ने सॉल्व किया, बाकी बच्चे बेटा, बाकी और बच्चे हैं रॉन्ग हो गया था। ऐसा नहीं करना है ना दोस्त, रॉन्ग कैसे हो गया? रॉन्ग नहीं करना है अपने को। और कौन कौन बच्चे हैं जो साइलेंट बैठे हुए हैं? प्रिंस, सक्षम, सिमरन, सौम्या, सुमित, बना लिया हो क्या आप लोग, या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सर क्लास में? है ना, डिस्कस कर रहे हैं ना बेसिकली। चलो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सर गलत करने लायक क्वेश्चन नहीं है, आपको ध्यान से देखना है, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, दिस इज अ कंडक्टिंग वायर। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ सर, सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक्स पॉइंट है तो ये भी एक्स पॉइंट है बिकॉज कंडक्टिंग वायर है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, 2 ओम के साथ 6 ओम लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा है कॉमन पॉइंट ए के साथ में। मतलब ये 2 ओम और 6 ओम सर हो गए आपस में पैरेलल में। तो 2 और 6 का कितना आता है सर, आप आराम से निकाल लो, कितना आ जाएगा, 12/8, 4 2 जा 4 3 जा 3/2 इसका आ रहा है इक्विवेलेंट इन दोनों का। ठीक है, अब मान लो मैं इसको मिटार के अगर मैं आपको सिंपली ये लिख दूं, 3/2 कर दूं, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3/2 और ये 1.5 मतलब दोनों आपस में कैसे हो गए सर, एक तरीके से सीरीज में हो गए। यस और नो सर, सीरीज में हो गए। तो 3/2 मतलब 1.5 और 1.5 कितना हो जाता है सर, हो जाता है 3 ओम। तो ये अगर मैं आपको मिटार के लिख दूं 3 ओम तो कोई दिक्कत वाली बात है? अगेन ये इसका कितना आएगा इक्विवेलेंट, ये आएगा सर 3 ओम के बराबर। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम कैसे हो गए सर, पैरेलल हो गए। तो 3 ओम का होता है 3/2 आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, 3/2 आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आ गया तो वोल्टेज इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर, वोल्टेज इज 6 और ये आएगा 3/2, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, ये आ जाएगा 4 एम्पियर। आ रही बात समझ में सर? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन सर? सर Yes, ये sir. स्टार्टिंग वाला बता देना, स्टार्टिंग वाला बता दूं? कंडक्टिंग वायर वाला। कंडक्टिंग वायर क्या होता है, मतलब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, दोनों सेम पोटेंशियल पे होते हैं ना। तो ये यस सर। एक्चुअली इसको मैं हटा सकता हूँ क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, सिर्फ तार है, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक तरीके से अगर ये एक्स पॉइंट का पोटेंशियल है इसका, मान लो 2 ओम के अक्रॉस एक्स पॉइंट पोटेंशियल है, तो पक्की बात है इसके पास ये पोटेंशियल कितना होगा, एक्स पॉइंट पोटेंशियल होगा, है कि नहीं? तो इसी पॉइंट को उठा के यहाँ जोड़ दिया तो एक्स ही पॉइंट बनेगा ना, कॉमन पॉइंट बनेगा दोनों के लिए। समझ में आया कि नहीं? यस सर। कंडक्टिंग वायर है बस। ठीक है सर जी, चलो फिर आगे चले। स्क्रू गेज, वर्नियर वगैरह पढ़ लियो। 13 क्वेश्चन आसान है सर, अगर आपको लग रहा होगा कि क्या क्या पूछ दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है सर। देखो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट मैं यहाँ अगर बात कर दूं, यहाँ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। सर ये पढ़ा नहीं था, पढ़ लेना बेटा, पढ़ लेना, क्यों छोड़ना नंबर आसान के जब मिल रहे हैं तो। लीस्ट काउंट होता है सर स्क्रू गेज के लिए, ये होता है पिच, पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच का मतलब होता है सर, स्क्रू गेज देखा तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्क्रू गेज देखा तो होगा सर, है ना सर? कितना अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन देता हूं तो ये जो स्केल है ये कितना आगे मूव करता है, इसे हम पिच कहते हैं, है ना? एक बार घुमाने से कंप्लीटली ये कितना मूव कर रहा है, इसे हम पिच कहते हैं। हर स्क्रू गेज का अलग अलग पिच होगा सर, कोई कुछ ज्यादा मूव कर सकता है, कोई कम मूव कर सकता है ना? तो हर स्क्रू गेज का अलग अलग पिच होता है।
तो इन अ सिंगल रोटेशन कितना वो ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली या मेन स्केल के ऊपर। ठीक है, तो इसमें बोला है सर कि ऑन 6 कंप्लीट रोटेशन, 6 कंप्लीट रोटेशन में 3 mm से मूव करता है किसके ऊपर, मेन स्केल में। मैंने आपको अभी बताया था कि एक रोटेशन से मेन स्केल के ऊपर कितना मूव कर रहा है उसे हम पिच कहते हैं, एक रोटेशन से। तो ये बोल रहा है सर 6 रोटेशन पे कितना मूव किया, हमारा 3 mm मूव किया मेन स्केल के ऊपर। हाँ जी सर, तो अगर 6 रोटेशन में 3 mm तो एक रोटेशन में कितना होगा सर, ये हो जाएगा 3/6 दिस इक्वल्स टू 1/2 mm, मतलब कि 0.5 mm ऑन मेन स्केल। तो हमारे पास पिच आ गया, एक रोटेशन को करने पे कितना मूव करता है उसे पिच कहते हैं। तो पिच की वैल्यू कितना आ गई, 0.5 mm अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना गिवन है, हर केस में अलग अलग गिवन हो सकता है, इसमें 50 डिविजन गिवन है। तो क्या हो जाएगा सर, अपॉन 50, ये हो जाएगा 5/500, हो जाएगा 1/100, मतलब 0.0, ये हो जाएगा 0.01 mm, ये आंसर होगा सर। ठीक है, अब इसमें 0.01 mm, 1 2, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, लगता है कुछ गड़बड़ है इसके ऑप्शन में। ये 0.02 mm नहीं 0.01 mm होना चाहिए। सर सेंटीमीटर में सेम सर आएगा। सेंटीमीटर में जाना। सेंटीमीटर। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, हाँ हाँ डी ऑप्शन, सॉरी सॉरी, हाँ मैंने देखा ही नहीं यार। ओके ओके, सही जवाब डी ऑप्शन। ठीक है सर, यस सर। ठीक। अब सभी लोगों ने बनाया होगा, वर्नियर की स्केल का भी आसान होता है, इस तरीके से ही होता है, उसका फॉर्मूला अलग होता है ना। ये क्वेश्चन देखो, ये इजी क्वेश्चन में आता है, तो भी बताता हूँ सही, ये इजी क्वेश्चन में कैटेगराइज किया जाता है इसको। सर ये इसके साथ ये फेज वगैरह लगा, ये है हमारा एसी करंट, ये सर एसी करंट है। ये हमारा सर एक तरीके से डीसी करंट है, इसमें कोई फेज वगैरह नहीं लगा, तो ये एसी करंट और डीसी करंट का कॉम्बिनेशन गिवन है। ठीक है, अब सर IRMS निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होता है उसका स्क्वायर करते हैं, मीन करते हैं और आर करते हैं। हम डीसी का सर आरएमएस वगैरह नहीं निकालते, है ना, डीसी का आरएमएस वगैरह नहीं निकालते, हम सिर्फ एसी का आरएमएस निकालते हैं। तो एसी का आरएमएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, ये जो पीक वैल्यू आपने ये पढ़ा होगा एसी में, I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, जो भी गिवन है, जैसा भी गिवन है, इसे पीक वैल्यू कहते हैं। IRMS इज बेसिकली पीक वैल्यू बाय √2 होता है ना, सिंपली। इसमें सर फेज वगैरह लगा होगा तो थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा सर, अपन कर देते हैं इस पीक वैल्यू का सिंपली स्क्वायर कर देते हैं। ये पीक वैल्यू कितना है, 10 है, स्क्वायर करके इसका अगर मीन निकाल दें तो क्या हो गया, ये स्क्वायर निकाल कर, स्क्वायर किया पहले, मीन निकाला, लेकिन हमारे पास साथ में और क्या है, एक डीसी करंट भी है, तो उसका भी सर स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका हम मीन नहीं करते सर, है ना, इसका हम मीन नहीं करेंगे, इसका सिर्फ हम करते हैं इसके लिए मीन। ये हो गया स्क्वायर मीन, और रूट लगाएंगे, क्या आ जाएगा सर, IRMS स्क्वायर मीन रूट, ये आपका आएगा IRMS ऑफ दिस पर्टिकुलर करंट। ये आप लोगों ने निकाला होगा, इसका आंसर कितना आएगा, 25 × 2 + 100/2, ये आ रहा है 50, ये आ रहा है 50, तो आंसर आ रहा होगा सर √100, मतलब 10 एम्पियर के आसपास। समझ में आई बात। ठीक है, किस्मत अच्छा रहा तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जेई में। क्लियर है सभी को, कहाँ तक क्लियर होगी सर बातें, है ना। सर जी ये वाला क्वेश्चन बना है क्या सबका, 18 वाला क्वेश्चन।
सभी ने बनाया होगा सर। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने लायक तो है नहीं कि मैं डिस्कस करूं। मैं डिस्कस को नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए। चलो फिर, ये बताना तो नहीं है ना। टेंशन मतलब फोर्स होता है MLT-2। MLT-2 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला। तो बी का 2 ये होना चाहिए, और क्या। सॉरी, डी का 2, डी का 2, डी का 2, सॉरी सर, डी का 2 ये है और ये है, तो या तो ए बी होगा या तो सी होगा सर। चलो सर आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनेगा सर, 25 वाला क्वेश्चन। सक्षम बोल रहा नहीं बनेगा सर। ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं बनेगा यार? क्या बोल रहा है? बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज गिवन। बल्क मॉडुलस होता है डीपी डीवी बाई वी। आपको पढ़ाया था कि कौन से क्लास में पढ़ाया था? थर्मो पढ़ा रहा था आप लोग को ही पढ़ाया था ना मैं, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। ये गिवन है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय 1%। सब कुछ तो गिवन है। 0.1% का मतलब होता है सर चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू 100। हाँ, सॉलिड या विस्कोसिटी से क्वेश्चन है, सॉलिड से क्वेश्चन है मान लो। हाँ हाँ, वही से क्वेश्चन है बेटा। इसने नहीं बनाया क्वेश्चन? सॉलिड नहीं, सॉलिड हुआ है कि नहीं हुआ है आप लोग का? बक्स शेख नहीं हुआ, विशाल का नहीं हुआ है, सौम्य का नहीं हुआ है, सुमित को हुआ, राहुल को हुआ है। अरे आप लोग एरर वगैरह नहीं पढ़े हो क्या? कैसे मजाक कर रहे हो यार? ऐसे कैसे हो गया? अरे डेल्टा वी बाई वी रिलेटिव एरर कहते हैं। इसी में जब 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है परसेंटेज एरर। तो सिंपली ये बोल दिया है द प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय 0.1%। 0.1% का मतलब होता है 0.1/100। हाँ जी सर। तो 0.1/100 मतलब इसकी डायरेक्टली वैल्यू गिवन है कितनी? 0.1/100 गिवन है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू इज गिवन ऑल्सो। इसकी वैल्यू निकालनी है। के इक्वल टू हो जाएगा -2 की पावर k। ये कौन है अभी इतना लेट ज्वाइन कर रहा है? ठीक है, पावर वाला k निकालना सर, है ना? अपॉन 0.1 × 100। इसकी वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁹। माइनस को अभी भूल जाते हैं मान लो, और k 10⁻100 बाई 0.1 मतलब -1 हो जाएगा 1000। कितना हो गया? 2 कटेगा, 3 11 10⁻6 k की वैल्यू 6 आ रही है सर मेरी तो आंसर। देख लो, ये आ गया सर आंसर। ये पावर के को निकालना है, बल्क मॉडुलस नहीं निकालना है सर, है ना? बल्क मॉडुलस तो ऑलरेडी गिवन है दोस्तों। आ रही बात समझ में? 6 ही होना चाहिए इसका आंसर। अब समझ में आया है क्या क्या? डायरेक्टली पर आदर्श तू अभी ज्वाइन कर रहा है क्या, नहीं था इससे पहले? यस सर। अच्छा, भूल गया था क्लास? नहीं सर, वो ट्रैवल कर रहा था, लेट हो गया। विशाल कह रहा है उल्टा कर दिया सर। हाँ, वही प्रेशर चेंज या
प्रेशर कह लो, प्रेशर चेंज कह लो, उसी की जरूरत है। कितना प्रेशर का चेंज करना पड़ेगा, कितना प्रेशर जरूरत है, वही कह रहा है। ये 20 वाला क्वेश्चन बनेगा। आइडियल गैस इज कंप्रेस एडियाबैटिकली। कंप्रेस कर रहा हूँ सर, दबा रहा हूँ, वॉल्यूम छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स टेम्परेचर एंड एवरेज, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट के लिए बस। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, एक आइडियल गैसेज को हम कंप्रेस कर रहे हैं, है ना, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, दबा रहे हैं। इट्स टेम्परेचर एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। कंप्रेस कर रहे हैं एडियाबैटिकली, मतलब अगर कंप्रेस करते हैं तो जो कंपैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, अब एडियाबैटिकली कर रहा हूं, इसका मतलब कोई भी जो हीट अंदर जनरेट हो रहा है वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है सर, सराउंडिंग में लॉस नहीं हो रहा है, देयर इज नो हीट चेंज। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हीट कहीं बाहर नहीं जा रहा है सर, तो पक्की बात है सर, कहीं ना कहीं वो तो जा रहा होगा हीट, या तो वो टेम्परेचर राइज कर रहा होगा मॉलिक्यूल्स का, या तो सर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते साथ में और क्या बढ़ सकता है सर, फ्रॉम केटीजी हमने पढ़ा है कि सर की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है सर जब टेम्परेचर वेरी करता है। तो हमने पढ़ाया था केटीजी में एक फॉर्मूला, आपको याद होगा, ये याद है आपको, सबको याद होगा सर, मैंने पढ़ाया था। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सर, फर्स्ट इज ट्रू, सही बात है। The kinetic energy increases because of collisions of molecules with moving parts of the wall। सर बोल रहा है कंप्रेस करने के लिए ना हम कोई पिस्टन वगैरह का यूज कर रहे होंगे, लेट्स सपोज पिस्टन एक मूविंग पार्ट है ना, मूविंग पार्ट है। तो जब ये पिस्टन मूव हो रहा होगा नीचे 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 नीचे, तो क्या ऑब्वियस सी बात है गैस मॉलिक्यूल इस मूविंग पार्ट से कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है, कोलाइड कर रहे होंगे। अब कोलाइड करने की वजह से ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है सर मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है सर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो मेरे हिसाब से सर दोनों ट्रू है, पर ये सही बोल रहा है, ये भी एक रीजन है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो ए आंसर विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सर? तो ये क्वेश्चन को कैसे मिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आसानी है, हम करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। चलो अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं सर, अब थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। आसान आसान क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए, हमने 12 क्वेश्चन मार्क किए थे आसान आसान, जो हमने कर लिए। 12 इंटू 4 होता है 48 नंबर, मतलब 48 नंबर का क्वेश्चन हमने बना लिया ऑन एन एवरेज। अब थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन में जाते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ अच्छा खासा क्वेश्चन कौन सा है इसमें। जैसे कि मान लो सर ये हार्ड क्वेश्चन में से एक है, मतलब मान सकते हैं इसको, ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है 9th वाला। आई वांट टू नो कि कितने बच्चों ने ये 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, या हाथ पैर मारा है, कुछ तो किया होगा सर। 9th क्वेश्चन सर,
या तो 9 क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा या तो 9 क्वेश्चन पूरा ब्लैंक होगा सर। बताओ सर क्या हाल चाल है आप लोग का? नो हाल चाल सर। सर 2 ग्राफ कर लिए थे, ऐसा है क्या? तो 2 ग्राफ करने से नहीं होगा ना यार, पूरा आंसर लाना पड़ेगा ना, बट पहला नहीं हुआ। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, जेई के बच्चों यार करना पड़ेगा। सर देखो, हमको डायरेक्टली फोर्स नहीं गिवन है, डायरेक्टली फोर्स नहीं गिवन है हमको। सर वर्क डन एक की बात पता है, बचपन से पढ़ाया गया, एफ डॉट डी आर होता है। हाँ जी सर सही बोल रहे हो। इस एफ में आते हैं एफ एक्स कॉम्पोनेंट, एफ वाई कॉम्पोनेंट, एफ जेड कॉम्पोनेंट, ब्ला 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 जो भी आते हैं सर, है ना। और डी आर में आते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप आते हैं सर, हम सभी को पता है। लेकिन सर यहाँ पर हमने को फोर्स डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स पहले। फोर्स कैसे निकालोगे? फ्रॉम दिस इक्वेशन इज फ्रॉम दिस ग्राफ्स ओनली सर, है ना। ग्राफ को देखोगे तो आप आराम से बना सकते हो। पहला ग्राफ मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ ऐसा गिवन है सर, है ना। ये पॉइंट 10 गिवन है, इसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, है ना। सी गिवन है 10 के बराबर, ये कितना गिवन है 37, ये एफ की वैल्यू है, और यहाँ पर क्या गिवन है एक्स गिवन है, इन मीटर कह रहे हैं, ये गिवन है, आप देख लो आराम से, ठीक है। ये गिवन है सर, ठीक है, एफ एक्स इन न्यूटन। तो सर इस लाइन का क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या आराम से? कैन यू राइट दिस इक्वेशन ऑफ लाइन? बताओ सर। लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सभी को पता होगा। m का मतलब होता है tan थीटा, इसे हम स्लोप कहते हैं। स्लोप गिवन है सर, कितना है tan 37, कितना हो जरा बताना मुझे दोस्तों। sin 37 मतलब 3/5 हो गया, 4/5, बेसिकली कितना आ गया 3/4 आ गया m की वैल्यू। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y इक्वल्स टू हो गया 3/4, ये एफ एक्स है और ये x के अलॉन्ग है, तो कितना हो गया x प्लस c की वैल्यू कितना होगी सर, इंटरसेप्ट गिवन है 10 के बराबर, ये आ गया आपका y। मतलब ये y एक्चुअली में क्या है सर, y में हमने क्या प्लॉट किया था सर, एफ एक्स की वैल्यू प्लॉट की थी, तो बेसिकली क्या निकल के आ गया, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 3/4 x प्लस 10। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई सर? कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई हुई सर, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली ये एफ वाई गिवन है, एफ वाई गिवन है 20 और 15, आराम से इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सर 20 15, ये एफ वाई ये वाई गिवन है, ध्यान से देख लो सर, है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,20, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर 15,0। ये होता है y इक्वल्स टू एम एक्स, या फिर y माइनस y1 इक्वल्स टू एम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। इक्वेशन देखा लाइन का इक्वेशन, ऐसा कुछ होता है ना। स्लोप लिखना कोई बड़ी बात नहीं, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको बोल देता हूँ, मान लो क्या बोल दो आप, जैसे बोलो इसको मैं x2 y2 बोल देता हूँ, इसको x1 y1 बोल देता हूँ, तो y2 माइनस y1 मतलब कि 20 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 15 इज स्लोप। सर इन दोनों ग्राफ को एरिया से भी तो कर सकते हैं, एरिया से क्या निकलेगा, एरिया से इसमें, एरिया से क्या निकलेगा? सर एरिया से एफ डी एक्स है तो ट्रायंगल का एरिया लगा सकते हैं। सर इक्वेशन की बजाय इसमें पूरा वर्क डन ही आ जाएगा वाई एक्सिस में। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है ना, उसमें ये एफ वाई कंपोनेंट गिवन है और वाई के अलोंग ऐसा दिया हुआ है, और इसमें एक बात और बोला है सर कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम वर्क डन निकालना पड़ेगा, 5 से 10 में निकालना पड़ेगा। अभी हमारे पास फोर्स ही नहीं है, पहले तो हम फोर्स निकाल रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है डायरेक्टली। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो क्या ही बात होती है, तो आसान क्वेश्चन होता है ना, हमको पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। अरे बात समझ, तो ऐसे अपन लिखेंगे, तो y का इक्वेशन लिख लोगे आप लोग, लिख लोगे सर, यस सर। है ना। सिमिलरली वैसे आप इस लाइन का इक्वेशन लिख लोगे, ये तो नेगेटिव स्लोप आएगा,
इसका क्या आएगा देख लेना सर, इसका स्लोप भी निकाल लोगे, वैसे सिमिलर लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। अब जैसे आप लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो आपके पास ना एफ एक्स आ चुका है 3/4x + 10 के फॉर्म में, वैसे एफ वाई आएगा कुछ ना कुछ y के फॉर्म में, और एफ जेड आएगा कुछ ना कुछ z के फॉर्म में, z + 10 बोल दो, या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ मान लो आ गया है। आप लोग लाइन का इक्वेशन निकाल लेना सर, मैं निकाल देता हूँ अगर आपको नहीं हो रहा है तो। 5 4 5 3 -x - x1 - x1 is 15, y - y1, y - y1 बोले तो सॉरी ये हो जाएगा y - 0 - 4/3 x - 15। ये हमारे पास इक्वेशन आ रहा है सर, ठीक है। इक्वेशन आएगा y = 2 - 4/3 x - 15, ये आ रहा है इक्वेशन, ठीक है। अब लेकिन सर एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लॉटिंग जो किया है यहाँ पर भी गलती होने का चांस है। ये y में क्या प्लॉट किया हमने, एफ वाई प्लॉट किया है, ठीक है। और -4/3 x के जगह पे क्या प्लॉट है सर, y प्लॉटेड है, समझ में आई बात। तो ये एफ वाई की वैल्यू आ गई, मैंने आपको बोला था कि एफ वाई की वैल्यू y के टर्म्स में आएंगे, ये आ गया एफ वाई, वैसे एफ जेड आएगा। अब सर करना क्या आपको क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। एफ एक्स कहां से कहां वर्क डन करने बोल रहा है एक बार देखना जरा सर, 0 से लेकर 2 तक, 5 से लेकर 10 तक। क्या कर देंगे हम सर, 0 से लेकर 2 तक, 5 से लेकर 10 तक, वैसे जो भी इसका लिमिट दिया हुआ इसको भी डाल देंगे हम। और हमारे पास x के टर्म में है इंटीग्रेट कर देंगे, y के टर्म में इंटीग्रेट कर देंगे, z के टर्म में इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा सर, टोटल वर्क डन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, एकदम यूनिट टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल वर्क डन तो नहीं है सर, दिमाग लगाना पड़ेगा सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं, मतलब बहुत से क्वेश्चन, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन को नहीं बनाया होगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन है सर। आ रही बात समझ में सर सभी को, ठीक है सर। चलो फिर चलो ये क्वेश्चन करते सर, 16 क्वेश्चन। ये कैसे ट्राई किया सर, two particles of mass m and 2m have their position vectors as a function of time. m का पोजीशन वेक्टर गिवन है कुछ इस तरीके से, t1 i कैप माइनस t3 j कैप प्लस 2t स्क्वायर k कैप। 2m का पोजीशन वेक्टर गिवन है r2t t आई कैप माइनस टी क्यूब जे कैप माइनस टी स्क्वायर के कैप। ये पोजीशन वेक्टर गिवन है। क्या पूछ रहा है सर, ग्राफ पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पाथ कौन बताएगा, कौन सा ग्राफ बताएगा सर। सेंटर ऑफ मास अगर कुछ भी नहीं पता होता तो कम से कम एक बात तो पता होगा, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सबको पता होगा। ये होता है सर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सर m1 x1 के जगह पे क्या दिया हुआ है, r1t प्लस m2 के जगह पे क्या गिवन है, 2m गिवन है। इसका क्या हो जाएगा सर, x2 के जगह पे आ जाएगा r2t अपॉन m1 प्लस m2। m1 के जगह पे m, m2 के जगह पे 2m। सही बात है सर, देख लो आराम से, कोई दिक्कत है तो बताओ। यही है। अब सर m की वैल्यू दी हुई है और ये गिवन है t1 t आई कैप माइनस t3 j कैप प्लस 2t स्क्वायर k कैप प्लस 2m t आई कैप माइनस t क्यूब j कैप माइनस t स्क्वायर k कैप अपॉन 3m। सर मुझे दिख रहा है 2m माइनस t स्क्वायर k कैप और प्लस 2m t स्क्वायर k कैप कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है, देखना ध्यान से, यहाँ पर बच रहा है माइनस m t क्यूब j कैप माइनस 2m t क्यूब j कैप, यहाँ बच रहा है प्लस m t i कैप प्लस 2m t i कैप अपॉन 3m। तो बेसिकली निकल के आ रहा है माइनस 3m t क्यूब j कैप प्लस 3m t i कैप अपॉन 3m। 3m सब जगह से कट जाएगा, बेसिकली क्या निकल के आ रहा है, माइनस t क्यूब
जे कैप प्लस टी आई क्यूब इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। यस और नो सर? सेंटर ऑफ मास पोजीशन, बोलो सर, कोई दिक्कत है? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आ गया सर, यही तो क्या बता रहा है, पाथ बता रहा है। अब देखो कौन सा ग्राफ है जो इस इक्वेशन या इस कर्व को सेटिस्फाई कर सकता है। पहला ऑप्शन तो कदापि नहीं हो सकता सर, स्ट्रेट लाइन तो नॉट पॉसिबल फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये पॉसिबल नहीं है, या तो ये या तो ये। अब दोनों में से देखो सर, इसमें क्या गिवन है, हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं अपन। जनरली अपन को ग्राफ अगर हिट एंड ट्राई करना है तो अपन सीधा हाईएस्ट पावर को क्लिक करते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्यूबिक है, वो भी नेगेटिव साइड पे है सर, नेगेटिव जे साइड पे है। तो जो भी ग्राफ बनेगा क्यूबिक बनेगा और नेगेटिव साइड बनेगा सर। एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर, डी ऑप्शन। बात समझ में आई कि सर कैसे सॉल्व किया मैंने? कभी कभी पूरा क्वेश्चन नहीं बनता, थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ दिमाग। ठीक है, ठीक है जी। और एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ आपको मैं, और जैसे कि ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसने बनाया सर? 14th क्वेश्चन जरा बताना मुझे, 14th क्वेश्चन जरा बताना किसने बनाया। तो अगर इसमें आपको एक लर्निंग सिखाता हूं मैं ना, अगर आपका एनएलएम थोड़ा सही नहीं है तो आपको एक सीखने की चीज मिलेगा। अगर आप बोलो तो मैं आपको बता दूं रॉन्ग बना है, ना बोलो तो नहीं बताऊं सर, जैसा आपकी इच्छा। या आपने बना लिया होगा तो ठीक बात है। बता दो सर, ठीक है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन है, हाँ बता रहे displaced from its equilibrium position and then released from the system as shown in the figure। टाइम पीरियड बताना है जब ये डिस्प्लेस हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन से। किससे? इक्विलिब्रियम पोजीशन से। मान लो सर अभी स्प्रिंग वगैरह जो भी अनस्ट्रेच्ड है, मान लो ये एक नेचुरल लेंथ पे है, मान लो ये नेचुरल लेंथ पे है, मतलब स्प्रिंग वगैरह को स्ट्रेच वेच कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नेचुरल लेंथ पे है। ठीक है, अब मान लो सर ये ब्लॉक नीचे आया, ब्लॉक नीचे आया, इसको मैं कह देता हूं एक्स नॉट। ये ब्लॉक जो नीचे आया ये एक्स नॉट सर, मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये कौन सा पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर जहां पर नेट फोर्स 0 होता है, मतलब अब स्प्रिंग खींचा हुआ है, अब मास लटक रहा है सर, मतलब सब कुछ फोर्सेस बैलेंस है, अब मास लटक रहा है, ये स्ट्रेच हो गया स्प्रिंग, अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। ठीक बात है सर, इस पे टेंशन है, ये नीचे की ओर आया है। ठीक बात है। ये सर अब यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखने मिलता है सर। एक तरफ रस्सी है इनएक्सटेंसिबल, जो खिंच लंबा नहीं हो सकता, एक तरफ है स्प्रिंग। मुझे बताओ सर, जो भी ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो क्या रस्सी तो खिंचाएगा नहीं, कौन खिंचा रहा होगा सर? स्प्रिंग खिंचा रहा होगा। अगर ये एक्स नॉट मूव करता है तो अगर हमने थोड़ा बहुत भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन या मोशन के बारे में पढ़ा है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, रॉड कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट कुछ पढ़ा है, तो एक बात पता होती है अपने को कि अगर ये x1 मूव कर रहा है, मान लो ये पॉइंट कहीं भी हमने पॉइंट चूज कर लिया, ये x1 मूव कर रहा है, ये x2 मूव कर रहा है और पुली मान लो x3 मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक सबसे रिलेशन है बेटर, वो रिलेशन आता है फ्रॉम कंस्ट्रेंट इक्वेशन। वो होता है सर जितना भी ये मूव कर रहा होगा ये दोनों का एवरेज मूव करेगा विथ साइन, यहाँ पर यूज करते हैं विथ साइन। अगर मैं x1 ऊपर वाले मोशन को प्लस मान रहा हूं तो नीचे वाला मोशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये हो जाएगा माइनस x3, ये हो जाएगा प्लस। बात समझ में आ रही है? ये आता है फ्रॉम कंस्ट्रेंट इक्वेशन और यहाँ पर विथ साइन प्लेस करते हैं। अगर मान लो x3 ऊपर की ओर जा रहा है तो ये हो जाएगा प्लस। ये इक्वेशन देख लो आराम से, ठीक है, ये आता है फ्रॉम कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ठीक बात है। इसी को आप कर दोगे डिफरेंशिएट तो आ जाएगा वेलोसिटी का रिलेशन, वो हो जाएगा v3 इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाई 2। अगर इसको फिर से कर दोगे डिफरेंशिएट तो आ जाएगा सर a3 इक्वल्स टू a1 प्लस a2 बाई 2। ये आता है कंस्टेंट इक्वेशन से, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप इस रस्सी में कहीं भी किसी पॉइंट में चिपक के बैठ जाओगे
तो क्या रस्सी कहीं मूव हो रहा है ऊपर नीचे? ये तो सर इनएक्सटेंसिबल है। तो एक्चुअली में क्या x1 की वैल्यू 0 है क्या सर? बिल्कुल 0 है। अगर ये नेचुरल लाइन से x नॉट नीचे आया m मास का ब्लॉक, तो मुझे बताओ पुली भी x नॉट नीचे आएगा, तो स्प्रिंग कितना ऊपर जाएगा सर? बताओ स्प्रिंग में कितना खिंचाव आएगा, मुझे बता दो बस आप, कितना खिंचाव आएगा सर? जनता जवाब चाहता हूं आपसे। वेरी गुड, ये आ जाएगा सर 2x0। वेरी गुड, समझ में कॉन्सेप्ट क्या है? ये आ जाएगा 2x0। ठीक है, 2x0 आया। अब सर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मतलब सब कुछ स्प्रिंग लटका हुआ है एकदम, सब फोर्स बैलेंस कर रही है। तो नीचे वाला mg मास को कौन बैलेंस कर रहा होगा सर? दोनों को टेंशन, ये टेंशन। ठीक बात है। तो क्या एक तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या mg के बराबर हो रहा है कुछ ऐसा, कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन में कुछ ऐसा हो रहा है क्या सर? देखो आराम से बताओ मुझे। हो रहा है सर? ठीक है। अब मान लो मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा x डिस्प्लेस किया हूं, ये क्वेश्चन में खुद बोला है सर, व्हेन इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज। अब जब मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से x नीचे लेके आऊंगा और छोड़ दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे, डॉइंग मोइंग मोइंग ऐसा ऑसिलेट करेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये निकालना आपने। आ रही बात समझ में सभी को? तो अब मुझे बताना, जब ये इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा नीचे आ गया x, तब क्या क्या चीजें इसके ऊपर लग रही होंगी, जरा बताना मुझे। ठीक है, अब ध्यान से एक बात बताना, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में x नॉट खिंचाया हुआ था, तो स्प्रिंग में आया था 2x नॉट का इलोंगेशन। अब जब ये x नॉट प्लस x खिंचा रहा है, तो स्प्रिंग में कितना आ रहा होगा सर? इलोंगेशन आ रहा होगा 2x नॉट प्लस x। यस और नो सर, प्लीज टेल मी। ठीक है सर, क्लियर है? अब बस सर अपने को फोर्स बैलेंस करना है, बस फोर्स बैलेंस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 1 मिनट में लैपटॉप, बस फोर्स बैलेंस करना है, सब कुछ अपना आ जाएगा सर आराम से। करो सर फोर्स बैलेंस करो, कोशिश करो फोर्स बैलेंस करने का, मैं बताऊंगा आपको अभी। ये क्लास कब तक चलनी है? 7:15, 7:30, 7:15। सर 15। ठीक है, करो, कोशिश तो करो कम से कम। क्या सर नहीं बना है कुछ? फोर्स बैलेंस वगैरह नहीं किए क्या? सब तो मैंने बता दिया, हिट तो मैंने दे दिया, कांस्टेंट इक्वेशन बता दिया, फोर्स बैलेंस बता दिया। अभी तक कोशिश तो करो कम से कम, सब तो लिखा हुआ आपके सामने। k डैश इक्वल्स टू 4k, क्या बात है, कुछ तो कोशिश किया कम से कम। चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर ये टेंशन किस फॉर्म में आ रहा है? देखो तो टेंशन किस फॉर्म में आ रहा है। ना तो वो रस्सी खिंचा सकता है, सिर्फ स्प्रिंग खिंचा सकता है ना। टेंशन आएगा स्प्रिंग में, स्प्रिंग फोर्स होता है सर k टाइम्स x नॉट। यहाँ बस कितना खिंचा रहा है सर? खिंचा रहा है 2x नॉट, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। यस और नो?
तो बेसिकली कितना आ रहा है 4kx0 इक्वल्स टू mg आ रहा है व्हेन इट वाज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। यस और नो? यस और नो सर? अब जैसे ही मैं इसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करूंगा और छोड़ूंगा तो ऑब्वियस बात है ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा सर, जाएगा ना? जाएगा नहीं जाएगा सर, है ना? तो जैसे ही मैं इसको डिस्प्लेस कर दिया तो अब मैं लगाता हूं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स होगा सर नीचे की ओर mg और ऊपर की ओर टेंशन और इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, AR या रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन बोल देता हूं। सर हमने ऑलरेडी टेंशन की वैल्यू निकाली हुई थी और मैंने इसको x0 से डिस्टर्ब किया था, आपको पता होगा नेचुरल लेंथ से। तो कितना हो जाएगा सर, जरा बताना मुझे। टेंशन की वैल्यू कितनी थी, हमने लिखा था 2k, इलोंगेशन वाज x0 प्लस x। मैंने ऊपर लिखा हुआ आपके सामने, ये देखो लिखा हुआ है। इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा सर। आई बात समझ में? इसकी वैल्यू गिवन है, इसको पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी सर। ये आ जाएगी एक्सेलरेशन। और हमने देखा है कि जब ऑसिलेशन होता है तो एक रिलेशन फॉलो करना चाहिए, ये होता है -ω² x के फॉर्म में होगा, तभी ये ऑसिलेट करता है सर या SHM करता है। तो यहां से एक्सेलरेशन आएगा तो कुछ ना कुछ x के टर्म में आएगा आंसर, तो सामने वाला आंसर होगा वो ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तो हमने एक चीज लिखा है नहीं, एक मिनट, यहाँ गड़बड़ी है। ये इलोंगेशन इतना है और टेंशन ऑलरेडी 2 है, तो ये हो जाएगा सर 2 टाइम्स x0 प्लस 2x। तो ये आएगा सर mg माइनस 2k 4k x0 माइनस 4kx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg की वैल्यू आपने निकाला था, कितना था 4kx0 माइनस 4kx0 माइनस 4kx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा -4kx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस 4k अपॉन m इंटू एक्स इक्वल्स टू a। अरे बात समझ में? तो a को हम इक्वेट करेंगे -ω² x से, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है सर? आ रही है √4k/m। ये क्या है सर? ये आया आपके पास टाइम पीरियड। ये क्या है सर? टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड होता है 2π/ω। सॉरी ये ओमेगा है, हमको टाइम पीरियड निकालना, 2π/ω करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, इसको उल्टा करेंगे तो आंसर आएगा आपका m/√4π। इसका आंसर क्या है? m/4k। ये नहीं, सी आंसर। समझ में आया? इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है सर वो है कंस्ट्रेंट इक्वेशन का, कि x0 कैसे डबल हो रहा है। ये मेन कॉन्सेप्ट था सिखाने के लिए। फ्रॉम कंस्ट्रेंट इक्वेशन मैंने आपको ये सब रिलेशन सिखा दिया अभी। ठीक है सर, अरे बात समझ में? तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ऑलमोस्ट सभी डिस्कस कर लिए। 2-4 क्वेश्चन छूट गए होंगे। ठीक है, क्या छूट गए जरा देख लेते हैं। एक ये छूटा है, एक ये, 2 3 4 5 अच्छे क्वेश्चन छूट गए सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।